Hello everyone. Last class में we were talking about the total energy of the particle which is executing simple harmonic motion. और आज की क्लास में हम दो टॉपिक लेंगे। एक तो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग में जो ऑसिलेशंस होते हैं, दोज ऑसिलेशंस आर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। और फिर हम देखेंगे स्प्रिंग में एक और केस देखेंगे कि जो स्प्रिंग स्प्रिंग दो स्प्रिंग हम लेंगे, एक बार उनको सीरीज में लगाएंगे, दूसरी बार हम उनको पैरेलल में लगाएंगे और देखेंगे कि जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग है उनका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, दैट वी विल सी। और उसके बाद हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। तो पहला टॉपिक जो आज मैं लेने वाला हूँ वो है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी ऑन स्प्रिंग। हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्प्रिंग। सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है। देखो, सपोज आपके पास क्या है, कंसीडर ए मासलेस स्प्रिंग लाइंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है। हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को अज्यूम किया फ्रिक्शनलेस टेबल पे, ये ऐसे रखी हुई है। ठीक है। नाउ इट्स वन एंड इज अटैच टू अ रिजिड सपोर्ट, इसका एक एंड हमने एक रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया, एंड अनदर एंड इज अटैच टू अ बॉडी ऑफ मास एम। दूसरे एंड को मैंने इसका कनेक्ट कर दिया एक बॉडी से जो कि मास एम की एक बॉडी है। ठीक है। दिस इज अ बॉडी ऑफ मास एम। नाउ इफ द बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स, मतलब अब हमने क्या किया, इस बॉडी को जो ये एम मास की बॉडी है उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा राइट की ओर डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। इस बॉडी को खींच के मैं कैसे लेके गया, राइट की ओर लेके गया एम मास की बॉडी को। ठीक है। सेम बॉडी ऑफ एम मास इज पुल टुवर्ड्स राइट। ठीक है। तो क्या होगा, हमने इसको इनिशियली, ये आपकी बॉडी यहाँ पे थी, सपोज द बॉडी वाज हियर एट एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पे थी। इस पे इनिशियली कोई फोर्स नहीं था। अब आपने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है। आपने फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आपने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया एक्स डिस्टेंस तक। कितनी डिस्टेंस आपने इसको स्ट्रेच करवा दिया, एक्स डिस्टेंस। तो जैसे ही आप छोड़ोगे, दिस बॉडी विल फील अ फोर्स, इस बॉडी पे अपने आप एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। और वो फोर्स जो होगा उसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स। वो क्या करेगा, दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल ट्राई टू टेक दिस बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, वापस आने की कोशिश करेगा उस बॉडी को। ठीक है। फिर इसके बाद का जो केस होगा वो क्या बन जाएगा, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। सी, जो ये स्प्रिंग है, या ये इस केस में स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है, स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड। अब क्या हो जाएगा, जब आप इस पे एक फोर्स लग रहा है ऑटोमेटिक अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग वापस आके और जहाँ पे इनिशियल पोजीशन थी उससे भी थोड़ा लेफ्ट में चली जाएगी और स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस। ठीक है। तो कुल मिला के ये प्रोसेस चलता रहेगा, स्ट्रेस्ड के बाद फिर कंप्रेस होगी, फिर अगेन स्ट्रेस्ड होगी, अगेन कंप्रेस होगी। तो इसमें अब जब ये कंप्रेस हो जाएगी, अब एक फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा एफ, जो कि इसको दोबारा से मेन पोजीशन की ओर लेके जाएगा, फिर ये दूसरी साइड जाएगी, फिर फोर्स की डायरेक्शन इस साइड को लग जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। तो जब आपने इस बॉडी को इनिशियली, जब आपने इस बॉडी को इतना स्ट्रेच किया तो इस पे एक फोर्स लगा, ये इधर आया, फिर यहाँ पे जैसे जीरो हुई इसकी स्पीड, अगेन इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन की ओर, ये है मेन पोजीशन। ठीक है। इनिशियली जहाँ पे था वो दैट इज योर मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस तरफ आने की कोशिश करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इस पे एक दूसरा फोर्स इधर को लगेगा, तो इस तरह से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अबाउट दिस मेन पोजीशन ऑसिलेशन विल स्टार्ट्स। इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन स्प्रिंग। ठीक है। तो जो इसमें फोर्स लग रहा है, दिस रिस्टोरिंग फोर्स ऑटोमेटिक जो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लग रहा है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज गिवन बाय माइनस के एक्स। ये आप जानते हैं ऑलरेडी, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट, दिस के इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ओके। नाउ इफ a is the acceleration of the body,
जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन विल बी देयर, तो मैं फोर्स को एम ए भी लिख सकता हूँ. नाउ आई कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशन, तो एम ए विल बिकम माइनस के एक्स. ओके, ए विल बिकम माइनस के ओवर एम इंटू एक्स. और इनिशियली मैंने आपको पहले ही बताया था के अपॉन एम को हम क्या अज्यूम करते हुए चल रहे हैं शुरुआत से ही, ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. और आई कैन राइट ए प्रोपोर्शनल टू एक्स. ओमेगा कांस्टेंट है तो आई कैन राइट ए प्रोपोर्शनल टू एक्स. इसका मतलब असेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो गया. असेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है तो व्हाट डज इट मीन, किस टाइप का मोशन हो रहा है? द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्यों? बिकॉज ए इज proportional to s, that's why we say that the body which is attached to the spring, the body executes simple harmonic motion. ठीक है, सो द बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगर इसका आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, यू नो द फॉर्मूला. और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो. आपने ओमेगा स्क्वायर कितना लिया है? ओमेगा स्क्वायर आपने लिया है के अपॉन एम. तो ओमेगा कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट के अपॉन एम. पुट कर दो यहाँ पे, तो आपका टी क्या बन जाएगा? टी विल बिकम 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम. और यू कैन राइट इट एज टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के. सो ये किसका टाइम पीरियड आया? दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ बॉडी. जो बॉडी हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन कर रही है, जो ये बॉडी है एम मास की, ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन कर रही है ऐसे ऐसे, उसका क्या आया? टाइम पीरियड आ गया. ठीक है. सो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ऑन अ स्प्रिंग. तो आपको ऐसे सॉल्व करना है इसको, सिंपल सा बिल्कुल एस एच एम दिखा के, और टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा निकाल देना है. ठीक है. ओके. नाउ अब हम क्या बात करेंगे, when springs are connected in parallel and springs are connected in series, तो उनका जो फोर्स कांस्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट, वो क्या होगा? ठीक है, दैट वी विल डू नाउ. तो पहले मैं केस ले लेता हूं आपका. फर्स्ट केस में ले रहा हूं आपका पैरेलल का. तो सबसे पहले उसको केस को करने से पहले डायग्राम बना देता हूं, कैसे कैसे स्प्रिंग पैरेलल में अटैच हो सकते हैं. देखो, ऐसे हो सकता है, एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, दूसरी स्प्रिंग ऐसे ही. So these two springs are in parallel. These two springs are in parallel. So this is the case when springs are in parallel. दो स्प्रिंग पैरेलली कनेक्टेड हैं, या ऐसे भी हो सकता है, स्प्रिंग ऐसे भी पैरेलली कनेक्ट हो सकती हैं. अगेन these two springs are in parallel. ठीक है. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू स्प्रिंग कांस्टेंट. सपोज पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है. सिमिलरली इस वाले में ये k1 है, k2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों स्प्रिंग का. ठीक है. सो दीज आर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स. नाउ अब इसमें देखो, मैं इसको डायग्राम ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ. सो दीज बोथ द डायग्राम्स आर पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. लेट हमने अज्यूम कर लिया k1 एंड k2 आर द स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऑफ बोथ द स्प्रिंग्स रिस्पेक्टिवली. लेट, अब हम अज्यूम करें लेट. अब आप जैसे ही इसको एक तरफ डिस्प्लेस करोगे तो सम एक्सटेंशन विल बी देयर इन स्प्रिंग. लेट y be the extension in each string. Y be the extension in each string. क्योंकि देखो अभी दोनों में मैंने सेम एक्सटेंशन क्यों लिया है? रीजन. आप इस बॉडी एम मास को अगर राइट वर्ड लेके जाते हो तो दोनों स्प्रिंग एक इक्वल अमाउंट से स्ट्रेच होंगी, तो दोनों में एक्सटेंशन मैंने इक्वल ले लिया. सपोज दैट एक्सटेंशन इज वाई. ठीक है. तो जो पहली वाली स्प्रिंग पे फोर्स होगा F1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस के वन इंटू वाई, क्योंकि F इक्वल्स टू होता है माइनस के एक्स. एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, हियर डिस्प्लेसमेंट इज वाई, और ये पहले वाली स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट k1 है, तो F1 इक्वल्स टू माइनस k1 वाई. सिमिलरली F2 कैन बी रिटर्न एज माइनस k2 इंटू वाई. ठीक है. ये दोनों स्प्रिंग के लिए आपने अलग अलग लिख लिया. नाउ टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा फिर? दिस इज द इंडिविजुअल रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ बोथ द स्प्रिंग्स. नाउ टोटल रिस्टोरिंग फोर्स विल बी सम ऑफ दीज टू.
total restoring force F will be nothing but F1 plus F2। दोनों की वैल्यू पुट कर दो F1 और F2 की, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा K1 प्लस K2 इंटू वाई। दोनों को ऐड कर दो, F1 को और F2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो माइनस K1 प्लस K2 इंटू वाई, ये आपने इंडिविजुअली निकाल के क्या कर दिया, उनका सम निकाल दिया F1 और F2 का। अब मैं इंडिविजुअली ना निकालूं, मैं अज्यूम करूं कि लेट KP means parallel, KP stands for parallel, P is subscript here. Let KP be the force constant। जैसे हमने K1 और K2 इंडिविजुअल स्प्रिंग का लिया था, मैं KP ले रहा हूँ, फोर्स कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं फोर्स कांस्टेंट क्या ले लेता हूँ, KP। लेट KP बी द फोर्स कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं रिजल्टेंट फोर्स F जो लगेगा उसको लिख सकता हूँ माइनस Kp इंटू वाई, वेर Kp इज द टोटल पैरेलल, इसका जो कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट है उसको मैं Kp अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस वाले को मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, क्योंकि कुल मिला के एक्सटेंशन y ही है, ओवरऑल एक्सटेंशन इज y, तो f विल बी माइनस Kp इंटू वाई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f दोनों f हैं, तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस K1 प्लस K2 इंटू वाई, दिस इज इक्वल्स टू माइनस Kp इंटू वाई। वाई से वाई कैंसिल, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, तो आपको Kp दैट इज रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ गया आपके पास, K1 प्लस K2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको समझना है कि अगर दो स्प्रिंग या कितनी भी स्प्रिंग पैरेलल में लगी हों तो उनका रिजल्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो, ईच इंडिविजुअल स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या कर दो, ऐड कर दो, यू विल गेट द पैरेलल रिजल्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो अगर दो तीन तीन स्प्रिंग लगे होते, K1 K2 K3 लगे होते, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या हो जाता, K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ आपको, अगर इस टी आपको पता है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो टी होता है क्या, 2 पाई एम ओवर के। और इसी तरह से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई के अपॉन एम। अब यहाँ पे क्योंकि पैरेलल में है तो यहाँ पे के की जगह हम क्या पुट कर देंगे, के पैरेलल के पी, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 पाई के पी अपॉन एम। और के पी की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो 1/2 पाई K1 प्लस K2 अपॉन एम। सो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आई, अगर दो पैरेलल, इस जो ये सिस्टम बना है, ये सिस्टम जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, या ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो ऑसिलेशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई प्लस K2 अपॉन एम। K1 प्लस K2 क्यों, क्योंकि इनका रिजल्टेंट K1 और जो K आता है वो रिजल्टेंट लिखना हमको, तो रिजल्टेंट K1 और K1 प्लस K2 आपने निकाल दिया। सो यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है आपके पास, ठीक है। आई होप इट विल बी क्लियर। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग व्हेन देयर आर वन टू और मोर स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर केस व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ओके, लेट मी मेक द डायग्राम ऑफ दैट सीरीज वन। तो सीरीज में कैसे अटैच हो सकते हैं स्प्रिंग आपके, देखो ऐसे। पहला केस ऐसे हो सकता है, सीरीज में अगर आपकी स्प्रिंग कैसे अटैच हो सकती हैं, ये आपकी पहली स्प्रिंग है, ये आपकी दूसरी स्प्रिंग है, और यहाँ आपका एक मास लगा हुआ है, ठीक है। सपोज ये पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, या इसके अलावा ऐसे भी लगी हो सकती हैं, ये पहली स्प्रिंग है, फिर ये दूसरी स्प्रिंग है, फिर उसके बाद मास लगा हुआ है इस पे एम मास, ठीक है। अगेन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब आपको फिर से वही क्या करना है कि जो ये कॉम्बिनेशन बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग का सीरीज में कॉम्बिनेशन बन गया, इसका क्या निकालना है आपको, रिजल्टेंट निकालना है। अब लास्ट केस में हमने दोनों में एक्सटेंशन सेम लिया था क्योंकि दोनों पैरेलल ही थी, लेकिन मैं यहाँ पे अगर इस वाले को इधर मूव कर दूं, इस मास को इधर मूव करूं, तो जरूरी थोड़ा है दोनों स्प्रिंग सेम वैल्यू के साथ स्ट्रेच हो, क्योंकि दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, दोनों अलग अलग स्ट्रेच हो सकती हैं। वहां पे सेम क्यों हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, जितना एक आगे जाएगा उतना ही दूसरे को जाना पड़ता,
ठीक है, बट यहाँ पे पैरेलल नहीं है, तो जितना एक्सटेंशन इसमें होगा ज़रूरी नहीं है K2 में भी उतना ही एक्सटेंशन हो। ठीक है, सो हम अज्यूम कर देंगे लेट x1 and x2 be the extensions in two springs। ठीक है, हमने दोनों स्प्रिंग में x1 इसमें अज्यूम कर लिया एक्सटेंशन है और x2 इसमें अज्यूम कर लिया। सिमिलरली यहाँ x1 अज्यूम कर लिया, यहाँ x2 अज्यूम कर लिया कि इन दोनों में क्या है आपका इतना इतना क्या है एक्सटेंशन है। नाउ द restoring force F acting in the two spring will be same, F equals to minus kx1 और F equals to minus kx2, it should be same। क्यों? क्योंकि फोर्स तो एक ही काम कर रहा होगा इधर की ओर, बोथ फोर्सेज विल बी सेम, तो F विल बी माइनस k1 x1 पहले के केस में, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग में x1 की एक्सटेंशन है, और दूसरे वाले केस में माइनस k2 x2 एंड दीज बोथ फोर्सेज हैज टू बी सेम। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस f अपॉन k1 और x2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस f अपॉन k2। ठीक है, नाउ टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, इसमें x1 एक्सटेंशन था, इसमें x2, तो टोटल एक्सटेंशन हम निकाल देते हैं। टोटल एक्सटेंशन सपोज इट इज x, तो वो x क्या होगा x1 प्लस x2, total extension will be x1 plus x2, तो वैल्यू पुट कर दो, x will become minus f upon k1 और माइनस f अपॉन k2, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस का माइनस रहेगा, इट विल बी द केस। और दोनों में माइनस f अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बच जाएगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, और इसको आगे अगर और सॉल्व करूँ तो माइनस f इंटू k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2, सो इट विल बी द केस दिस विल बी द केस। अभी हमने क्या निकाल दिया टोटल एक्सटेंशन के केस में निकाल दिया f इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। ठीक है, नाउ लेट ks दैट इज k और सबस्क्रिप्ट s लगाया, इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट ks बी the force constant or spring constant, both are same, let ks be the force constant of series combination then हम क्या लिख सकते हैं टोटल f will be equals to, टोटल f कितना हो जाएगा आपका, टोटल f कितना हो जाएगा आपका माइनस के एस इंटू एक्स, क्योंकि आपने रिजल्टेंट जो आपका एक्सटेंशन है x1 इसमें x2 इसमें, तो टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2 हो जाएगा, और वो हमने x निकाल दिया तो वो रख दिया मैंने इसके इक्वल x माइनस के एस इंटू एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और ये x इक्वल्स टू ये आया था आपका क्या, यहाँ से f की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से f क्या लिख सकते हो आप, देखो x इक्वल्स टू कितना आया आपका, ये देखो ये वाला x इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू के वन प्लस के टू अपॉन के टू है, तो यहीं से इस इक्वेशन वन को मैं रीराइट कैसे कर सकता हूँ, इक्वेशन वन कैन बी रीरिटन एज f इक्वल्स टू माइनस के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू एक्स। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, आपने इक्वेशन 1 को रीराइट कर दिया इन फॉर्म ऑफ k, तो f इक्वल्स टू माइनस के एस इंटू एक्स आ गया, और f इक्वल्स टू माइनस के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू एक्स, दोनों को इक्वेट कर दो, अगर दोनों को इक्वेट कर दोगे तो एल एच एस इक्वल हो जाएंगे, आर एच एस इक्वल हो जाएंगे, अगर आर एच एस इक्वल होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो के एस इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको सीरीज में के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू। So this is the resultant when the springs are in series.
जब स्प्रिंग सीरीज में हो तो उनका रिजल्टेंट केएस आ गया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/ks इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, बोथ आर सेम। ठीक है, तो मतलब जब सीरीज में लगे हों आपके स्प्रिंग्स, तो उनका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 1/k1 प्लस 1/k2 क्या होगा, 1/ks। जैसा आपने रेसिस्टेंस के लिए क्लास 10th में पढ़ा था, वहाँ अपोजिट होता था, वहाँ पैरेलल में ऐसा रिलेशन आता था 1/ वाला, और सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर ये समझ आ गया तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन की, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। अब यहाँ पे सीरीज में तो हम के की जगह के एस करेंगे, और के एस की वैल्यू कर दो तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट के एस की वैल्यू पुट कर दो, के एस की वैल्यू क्या है ये, इसको पुट कर दो तो ये बन जाएगा K1 K2 अपॉन m into K1 plus K2. So this will be the frequency of oscillation when there are two or more springs attached in series combination. So I hope this will be clear. अगर यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, तो हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग में जो हॉरिजॉन्टल कम ऑसिलेशंस होंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेंगे। स्प्रिंग अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उनका रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट क्या आएगा और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वो इससे पहले वाला क्या, और इसमें हमने क्या देखा, व्हेन स्प्रिंग्स आर अटैच्ड इन सीरीज देन व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट वी हैव डन। ठीक है, नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये 2 या 3 मार्क्स में कई बार प्रूफ करने के लिए आ जाता है डायरेक्ट। सिंपल पेंडुलम, देखो सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करना है आपको, कैसे डिफाइन करेंगे। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम अगर मैं बात करूं, इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट मास, पॉइंट मास, ठीक है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉइंट मास की हम बात करें तो पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल इन इलास्टिक एंड वेटलेस स्ट्रिंग। एक ऐसी स्ट्रिंग से मैं एक मास को लटका रहा हूं जो कि कैसा फ्लेक्सिबल है, इन इलास्टिक है एंड वेटलेस है। ठीक है, तो दोनों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पॉइंट मास इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एज वेल एज वेटलेस स्ट्रिंग इज ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली अगर पढ़ें तो कुछ ऐसा बनेगा आपका सिंपल पेंडुलम। सी दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, किसी रिजिड सपोर्ट से, ये रिजिड सपोर्ट का मास इनफाइनाइट अज्यूम कर लो, इस रिजिड सपोर्ट से मैंने क्या कर दिया, एक मासलेस स्प्रिंग स्ट्रिंग है आपके पास, मासलेस स्ट्रिंग, और इससे क्या कर रखा है हमने, एक पॉइंट मास को सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, सपोज इट वाज द केस, और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी दैट वाज एल, एल वाज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि इन प्रैक्टिस अ सिंपल पेंडुलम इज ऑब्टेन्ड बाय सस्पेंडिंग अ स्मॉल मेटल बॉब। रियल में अगर मैं बात करूँ तो एक मोटर मेटल बॉब को हम एक लंबी और फाइनाइट कॉटन थ्रेड से कनेक्ट कर देते हैं, रिजिड सपोर्ट से एक एंड कॉटन थ्रेड का बांध दिया और दूसरे एंड पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक मेटल बॉब को कनेक्ट कर दिया, और कॉटन जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमने क्या ले ली, एल। ठीक है, नाउ इन ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब आपने एक धागे पे एक ये मेटल बॉब लटका के ऐसे छोड़ दिया, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इस बॉब को स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं किसी भी एक साइड, या तो इस साइड डिस्प्लेस कर दो या इस साइड डिस्प्लेस कर दो। पॉइंटर से बताता हूँ, इस बॉब को इस साइड डिस्प्लेस कर दो या इस साइड डिस्प्लेस कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस केस में इस साइड डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो देखो कैसे डायग्राम बनेगा इसका। इसको हमने कुछ ऐसा करके, इधर मैंने इतना डिस्प्लेस कर दिया, इसको ऐसे ऐसे इधर लेके गया, इधर लेके गया, और यहाँ पे जाके छोड़ दिया इतना, इस बॉब को मैं यहाँ लेके आ गया, तो ये स्ट्रिंग जो थी ये भी ऐसे पहुंच जाएगी, स्ट्रिंग विल ऑल्सो बिकम लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे बन जाएगी। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको रिलीज कर दूं तो क्या होगा, इस स्प्रिंग इस बॉब को मैंने यहाँ ले गया, अब स्प्रिंग इसको मैं रिलीज कर दूं तो ये क्या करेगा, ऐसे वापस आके फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट्स कर देगा ऑसिलेशन।
तो जो ये ऑसिलेशंस होंगे, दीज ऑसिलेशंस विल बी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि इट विल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे प्रूफ करते हैं इसको। सी, अब इस पोजीशन में जब मैं इसको ओ से था इनिशियली, इट वाज एट ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इसको डिस्प्लेस करके कहाँ लेके गया, ए पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पे कांस्टेंट कंसंट्रेट करो आप। यहाँ पे जो ये बॉब है इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉब या दिस मेटल बॉब। सपोज इस मेटल बॉब का मास क्या था, एम था, तो इस पे एक वेट इसका डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, एम जी। वेट ऑफ द बॉब विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, एम जी। ठीक है, और इस रस्सी में एक टेंशन होगी टी, बिकॉज इसमें खिंचाव होगा, खिंचा गए तो इसमें टेंशन टी विल बी अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, सो द टू फोर्सेज विल बी देयर ऑन द बॉब, वन विल बी टेंशन टी which will be working along the string, and another will be the mass weight of the body, that bob, mg downward, vertically downward। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट mg क्या है, फोर्स है, इट इज अ वेक्टर, सो आई कैन क्या कर सकता हूँ मैं, इसके कंपोनेंट कर सकता हूँ। कैसे कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैं अज्यूम कर लूँ कि थीटा यहाँ पे जो ये है एंगल, ये थीटा है। जब आपने इस स्ट्रिंग को ए तक पहुंचाया तो ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इस एम जी के मैं दो कंपोनेंट कर देता हूँ। एक तो कर देता हूँ दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट इज गिवन बाय एम जी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इट विल बी गिवन बाय एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो दो वर्टिकल कंपोनेंट आपने इसके कर दिए। ओके, अच्छा, अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है इस डेरिवेशन को करने से पहले। जब इनिशियली बॉब आपका यहाँ पे था, आपने इसको डिस्प्लेस कराया इतना, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेस कराया, तो सपोज ये डिस्प्लेसमेंट एक्स था, आपने इसको एक्स डिस्प्लेस करा दिया, पॉइंट ए तक लेके आ गए आप। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, देखो जो ये टेंशन टी है, दिस टेंशन टी is बैलेंस्ड बाय द एम जी कॉस थीटा टर्म। इस बॉब पे वर्टिकली अपवर्ड टेंशन टी यू एक्ट कर रहा है, और वर्टिकली डाउनवर्ड इस टेंशन टी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा है, एम जी कॉस थीटा। सो टी एंड एम जी कॉस थीटा विल बैलेंस ईच अदर। तभी तो ये बॉब नीचे की ओर, इधर की ओर मूवमेंट नहीं कर रहा है, ना ये ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों अपवर्ड, जो ये इस डायरेक्शन में फोर्स है टी वाला, और उसके जस्ट अपोजिट फोर्स एम जी कॉस थीटा, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। नाउ इस बॉब पे एक और फोर्स काम कर रहा है, एम जी साइन थीटा इधर को। तो एम जी साइन थीटा के फोर्स की वजह से ही ये बॉब यहाँ से इधर की ओर मूवमेंट करेगा, ऐसे। समझ रहे हो आप बात को? सो दैट मीन्स जो ये एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है एम जी का, इट विल गिव द नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स। सो एफ विल बी गिवन बाय दिस, क्योंकि इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एफ काम करेगा, तभी तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। तो वो एफ आ कहाँ से रहा है, ये एम जी साइन थीटा कंपोनेंट से। सो दैट मीन्स द एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है ना आपका फॉर्मूला, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, तो मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स मिलता है। तो यहाँ पे वो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से मिल रहा है, एम जी साइन थीटा वाले टर्म से। ठीक है, तो वो माइनस चलूंगा क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस एम जी साइन थीटा। तो एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा क्यों लिखा, बिकॉज ये एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर रहा है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय दिस एम जी साइन थीटा टर्म। ठीक है, नाउ इफ थीटा इज स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज थीटा। तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, रीजन इज, अब मुझे नहीं पता आपने ये पढ़ा है, साइन थीटा की अगर आप ओपन करो, साइन थीटा एक सीरीज है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह से ही आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर थीटा बहुत छोटा है तो इसके हायर ऑर्डर टर्म, थीटा क्यूब वाला टर्म, थीटा 5 वाला टर्म और ज़्यादा छोटा होता जाएगा, तो हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ थीटा। तो साइन थीटा विल बिकम थीटा। हेंस वी से दैट व्हेनेवर थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा टेंड्स टू बी थीटा ओनली। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस साइन थीटा की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा यहाँ, इस एफ, ये वाली इक्वेशन 1 है जो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यहाँ पुट कर देता हूँ। तो एफ विल बिकम माइनस एम जी, और साइन थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ,
थीटा, साइन थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, थीटा, बिकॉज इस रीजन से यहाँ साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो एफ इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अब देखो फिर से डायग्राम पे आ जाओ। इस डायग्राम में ये एक आर्क है, दिस इज आर्क। अगर इसको कंप्लीट करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा ऑफ रेडियस एल, है ना। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं तो एक सर्कल बन जाएगा रेडियस एल का। सो दिस इज आर्क, ये एंगल थीटा और ये रेडियस एल हो गई। एल इज रेडियस, एंगल इज थीटा और दिस एक्स इज द आर्क। तो आपके पास एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, वैल्यू पुट करो, एंगल इज थीटा, आर्क इज एक्स, रेडियस इज एल। सो थीटा कैन बी रिटर्न एज एक्स अपॉन एल, और ये थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स ओवर एल, और आपका एफ क्या आ गया, एम जी एक्स एल। ठीक है, बट एफ इक्वल्स टू एम ए भी होते हैं, यू नो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अगर दोनों एफ हैं तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, बाय द कंपेरिजन ऑफ दीज टू इक्वेशन एम ए विल बिकम माइनस एम जी अपॉन एम जी इंटू एक्स अपॉन एल, एम से एम कैंसिल, तो ए क्या बच जाएगा आपके पास, ए विल बिकम माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। अब याद करो आप, ए इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आता है। इसको इससे कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी अपॉन एल। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपका, जी अपॉन एल, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आता है, तो वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, और आपका ऑलरेडी ए इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स आ रहा है, दोनों को कंपेयर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, तो टी अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो इस सिंपल पेंडुलम का, तो टी इक्वल टू क्या होता है, टू पाई अपॉन ओमेगा, और टू पाई को टू पाई रहने दो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट जी अपॉन एल, तो टी विल बिकम टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में कई बार आ जाता है प्रूव करने के लिए, कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस फोर्स एम जी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देना है, ये एम जी और टी बैलेंस कर देगा, और जो नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स है इट विल बी गिवन बाय दिस कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। सो एफ इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दोगे, फिर आप थीटा को इस आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूला से थीटा को रिप्लेस कर दोगे एक्स अपॉन एल, और फिर क्या करना है आपको, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, दोनों को कंपेयर कर दो, यू विल गेट द रिलेशन फॉर ए, और फिर ये जो आपका ओमेगा स्क्वायर आएगा वहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा निकाल दो, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो यू विल गेट टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द सिंपल पेंडुलम, बस आपको यही करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है कई बार आपके पास सिंपल पेंडुलम पे, कि कोई एक सिंपल पेंडुलम में अगर मैं उसकी लेंथ को डबल कर दूं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन। अगर मैं इसको ऐसी जगह पे करूं जहाँ पे जी की वैल्यू जी बाई टू है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, या जी कहीं जीरो है तो वहाँ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यू शुड नो। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक रह गए इस चैप्टर के, दैट वी विल डू, और उसके बाद हम बात करेंगे फिर इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पे।